हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था और हम एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो किस प्रकार से एक से दूसरे स्टेप में बदलता है। पहले एग और गैमेट्स का मिलन होता है, फिर जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद उसमें क्लीवेज की क्रिया होती है, उसके बाद ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। अब आगे जो है स्टेप बाय स्टेप भ्रूण जो है वो एडल्ट की ओर बढ़ता चला जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे भ्रूण जो हैं उसमें उनका निर्माण होता है और उनसे बहुत कम ही असामान्य होते हैं। शेष सभी सामान्य एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। एक जाइगोट व भ्रूण की हर एक कोशिका में जंतु के सभी आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करने हेतु जीन्स उपस्थित होते हैं। फिर भी किसी विशिष्ट स्थान पर ही पेशियां बनती हैं और एक नियत स्थान पर आंखें बनती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं लेकिन एक नियत स्थान पर वो चीज़ जो है वो बनती है। क्यों नहीं कभी मनुष्य के पीठ में आके या मक्खी के सिर पर पंख पनपते हैं? आखिर क्यों? एक से ही जीनों वाली कोशिकाओं में कुछ अस्थियां तो कुछ तंत्रिकाएं बनती हैं। क्यों? कुछ कोशिकाएं अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं और जंतु में जीवन पर्यंत विभाजित नहीं होती। तो इन सब में तथा जन्म से मृत्यु तक उनकी संख्या निश्चित रहती है। दूसरी ओर कुछ कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होती हैं तो कुछ नियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। कुछ कोशिकाओं पर जंतु की आयु का प्रभाव दिखाई देता है और कुछ में कोई बीमारी पाई जाती है। कुछ जंतुओं में जैसे प्लेनेरिया हाइड्रा में पुनरुत्थान की अद्भुत प्रक्रिया पाई जाती है परंतु कुछ में नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को भ्रूण परिवर्तन के दौरान अविभेदित कोशिकाएं पोरखंड में लगातार डिफ्रेंशिएशन होने लग जाते हैं। वे कोशिकाएं जो भावी जंतु का बाहरी भाग बनाएंगी वे ऊपर तथा आंतरिक भाग बनाने वाली कोशिकाएं एक साथ अंदर एकत्र होकर प्राथमिक आदोशेष बनाती हैं। इनके रूप में विभेदन होता है तथा विविधता उत्पन्न होती है। इस विविधता को नियंत्रित करने में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को नियंत्रित या प्रेरित करती हैं। इनके बिना कोशिकाओं का संगठन संभव नहीं है। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं इंडक्शन। मतलब कोशिकाएं जो है उसको उस चीज़ को बनाने के लिए, उसको वो ऑर्गन बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका को प्रेरित करती है। इसको हम कहते हैं इंडक्शन। इस तथ्य की खोज में हैंस स्पीमैन नामक वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रकार स्पीमैन जो है उसने जो अपना कार्य किया, प्रथम इसमें जो है प्रारंभिक काल में कुछ विचार प्रीफॉर्मेशन थ्योरी पर विश्वास करते थे। कुछ विचारक प्रीफॉर्मेशन थ्योरी पर विश्वास करते थे। जर्मनी के ऑगस्ट वीजमैन इनमें से एक थे। इन्होंने 1880 में जर्म प्लाज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे मोजेक थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार निषेचित अंड का केंद्रक समजात होमोलोगस नहीं होता वरन मोजेक होता है, यानी इसमें वयस्क के विभिन्न अवयवों के प्राइमोर्डिया एकत्रित होते रहते हैं। विद्लन तथा कोशिका विभाजन के बाद ये प्राइमोर्डिया अलग अलग ब्लास्टोमियर्स या कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। जर्मनी के हैंस स्पीमैन व जोहन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रॉस हैरिसन ने स्वतंत्र रूप से वीजमैन के मोजेक सिद्धांत की परीक्षा करने का प्रयास किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि जाइगोट वीजमैन के अनुसार व्यवस्थित होते हों तो भ्रूण दो कोशिकीय होते होंगे। जब संपूर्ण जंतु के आधे अंगों के प्राइमोर्डिया एक गोरखखंड में तथा दूसरे में व्यवस्थित हो जाते होंगे। ऐसे में यदि किसी प्रकार दो में से एक कोशिका को नष्ट कर दिया जाए तो आधा भ्रूण ही पनपना चाहिए। ऐसे प्रयोग रॉक्स ने 1888 में किए और इसके खंडन के विषय में हम जान चुके हैं। स्पीमैन ने भी इस मोजेक सिद्धांत को परखने का प्रयास किया। स्पीमैन ने न्यूट के भ्रूण पर अपने परीक्षण किए। न्यूट एक प्रकार का एम्फीबियन जंतु है। इसके भ्रूण जल में परिवर्तित होते हैं तथा इन्हें आसानी से संवर्धित होते हुए देखा जा सकता है। न्यूट के जाइगोट में ध्रुवता पाई जाती है। इसका एक भाग हरे रंग का होता है और दूसरा हल्के हरे रंग का होता है। निषेचन के तुरंत बाद इन दो भागों में कुछ हलचल होने से एक अर्धचंद्राकार भाग ऐसा बनता है जिसका रंग दोनों भागों के बीच या ग्रे होता है। इस अर्धचंद्राकार को इसके रंग व आकार के अनुसार ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है। एक प्रयोग में स्पीमैन ने प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के मोजेक सिद्धांत को परखने के लिए पूरक खंडों को पृथक करने के बजाय उन्हें एक बाल के फंदे या छल्ले से दो भागों में बांटने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने पाया प्रारंभ में जाइगोट बाल के छल्ले में गुब्बारे की तरह दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बीच एक संकरा कोशिका द्रव का सेतु रह जाता है। एक भाग में
जाइगोट का केंद्रक चला जाता है और दूसरा केंद्रक विहीन रहता है। केंद्रक विहीन भाग में कोई विदलन नहीं होता, परंतु केंद्रक युक्त भाग में विदलन होने से 2, 4, 8, 16 कोरखंड बन जाते हैं। तो विदलन की किसी अवस्था में छल्ले के बीच में जुड़े कोशिका द्रव से केंद्रक दूसरे केंद्रक भाग में चला जाता है तथा इस भाग में भी विभाजन प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों सामान्य भ्रूण बनते हैं। तो जिसमें दो भागों में जिनमें केंद्रक चला गया उसमें तो विभाजन होता है, लेकिन जिसमें नहीं गया उसमें विभाजन नहीं होगा। फिर बाद में जो है उस भाग में भी अगर चला जाता है केंद्रक तो उसमें भी सामान्य विभाजन होने लग जाता है। तो दूसरे प्रयोग में स्पेनमैन ने जाइगोट के संकुचन का प्लेन बदल दिया। जहाँ पहले प्रयोग में संकुचन से दोनों भागों में ग्रे क्रिसेंट का लगभग आधा भाग आ गया था, वहीं दूसरे प्रयोग में उन्होंने फंदे को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि ग्रे क्रिसेंट न एक ही भाग में चला गया, दूसरे भाग में उसका अत्यंत अल्पांश रह गया या कोई अंश नहीं रह पाया। इस बार भी प्रयोग में वही सब हुआ। एक भाग में केंद्रक चला गया, यहाँ विदलन हुए। कुछ समय बाद दूसरे भाग में केंद्रक जाने से यहाँ भी विदलन शुरू हुआ, किंतु परिणाम यह रहा कि एक भाग जिसमें ग्रे क्रिसेंट था सामान्य न्यूट बना, परंतु दूसरे भाग में कोशिकाओं को एक अव्यवस्थित पिंड बना, जिसे स्पीमैन ने जर्मन भाषा में बॉचस्टक नाम दिया। इसमें फुफ्फुस आंत व कोशिकाएं थी, परंतु कंकाल तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित थी। तो ये जो है उन्होंने चित्र में इस प्रकार से इसे न्यूट का जो है दो भागों में विभाजन किया और इस तरह से उन्होंने डायग्राम से दिखाया। तो इस प्रकार जो उन्होंने दो प्रयोग किया और दोनों में उन्होंने अपने प्रयोग का निष्कर्ष बताया। ये दूसरा प्रयोग है जिसमें इन्होंने चित्र में बता रखा है। अब स्पीमैन के उपयुक्त दो प्रयोगों से मोजेक सिद्धांत का खंडन हुआ। यदि वीजमैन का प्रयोग भ्रूण परिवर्तन के विषय में सही रहा होता तो पहले प्रयोग से भ्रूण का संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ होता, परंतु इसका सिर्फ कुछ भाग ही बनता, क्योंकि 16 कोशिकाओं में समस्त आधांश बंटने का अर्थ है दूसरी ओर आई एक कोशिका में अब भ्रूण के निर्माण की 1/16 जानकारी ही है। इस प्रकार प्रयोगों से एक पहली तो हल हुई, परंतु दूसरी गुत्थी ये उलझी कि क्यों दूसरे में अवस्थित या संगठित कोशिकाएं परिवर्तित हुई। इस नई समस्या पर आगे शोध करने हेतु स्पीमैन ने एक योजना बनाई, जिसमें उनकी छात्रा हिल्डे मैनगोल्ड ने भी कार्य किया। स्पीमैन के इस कार्य ने न केवल स्पीमैन को 1935 को नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, और भौतिकी के क्षेत्र में भी इस खोज ने जो है बहुत अधिक युगांतकारी परिवर्तन किया। इस खोज को हम जो है ऑर्गेनाइजर इफेक्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है स्पीमैन ने अपने प्रयोग जो है इंडक्शन के दौरान किए कि किस प्रकार जो है भ्रूण को हम जो है बीच में से दो भागों में विभक्त कर देते हैं और एक में केंद्रक चला जाता है, दूसरे में नहीं जाता, तो जो है केंद्रक वाले भाग में विभाजन शुरू हो जाता है और दूसरे में नहीं होता। तो इसका मतलब ही ये है कि जो ब्लास्टोमियर्स थी गैस्ट्रुलेशन के दौरान, क्योंकि अब इनमें जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, तो कुछ कोशिकाएं दूसरे भाग को इंडक्शन करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं, जिससे कि वो भाग जो है उस भाग का, उस क्रिया का या उस ऑर्गन का निर्माण करें। तो इस तरह से जो है इसको हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में एक कोशिका दूसरे कोशिका को प्रेरित करती हैं, जिससे वो उस ऑर्गन का निर्माण करती हैं। तो आगे जो है ऑर्गन्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, इंडक्शन की अगली क्रिया क्या होती है, इसको हम जो है आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।